वेलकम स्टूडेंट्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं पीपीएस लैब सीरीज का प्रोग्राम नंबर 6। इससे पहले हम 5 प्रोग्राम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोग्राम नंबर 6 है हमारा राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन। द ए एक्स बी एन इज इनपुट बाय द यूजर। ठीक है, तो ये हमारे जो है ये आपको वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y इक्वल टू ए एक्स मॉड बी, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई इक्वल टू ए माइनस बी एक्स, वाई प्लस ए एक्स डिवाइड बाय बी। तो आप देखिए जरा, यहां पर आपको ये n की वैल्यू चेक करनी है। बेसिकली अगर n की वैल्यू यूजर इनपुट करता है 1 तो y की वैल्यू ये होनी चाहिए ए एक्स मॉड बी। n की वैल्यू अगर यूजर इनपुट करता है 2 तो y की वैल्यू होनी चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप ये कंसिडर में समझिए, ये इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर है, ये 2 इसके ऊपर पावर है, और बी स्क्वायर, और n इक्वल टू 3 है तो y की वैल्यू होनी चाहिए a इक्वल टू ए माइनस बी इंटू एक्स, और n की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू होनी चाहिए a प्लस एक्स डिवाइड बाय b। तो आइए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि कैसे हम सी में बनाएंगे इसे। सबसे पहले हमने हेडर फाइल ली stdi.h, उसके बाद हमने हेडर फाइल ली conio.h। जैसे कि हर प्रोग्राम में हेडर फाइल हम इंक्लूड करते ही जा रहे हैं, ठीक है, stdi.h और conio.h। उसके अलावा हमने यहाँ पर सर्टेन वेरिएबल्स लिए, ए वेरिएबल, एक्स वेरिएबल, बी वेरिएबल, एन वेरिएबल, क्योंकि ए एक्स बी एन यानी कि इन 4 वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यूजर इनपुट करेगा। ए एक्स बी एन चारों वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं, और एक वेरिएबल वाई है जिसके अंदर आप फाइनल कैलकुलेशन करेंगे, फाइनल कैलकुलेशन रिसीव करेंगे, यानी कि ए एक्स बी एन इन वेरिएबल पे जो भी कैलकुलेशन होगी उसका रिजल्ट हम रिसीव करेंगे वाई के अंदर। तो आपने सबसे पहले काम क्या किया, ए एक्स बी एन इन चारों वेरिएबल की वैल्यू, ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, बी की वैल्यू और एन की वैल्यू यूजर से इनपुट करा ली। प्रिंटफ इंटर इनपुट वैल्यू ऑफ ए एक्स बी एन। इनपुट कराने का तरीका सबको पता है कि हम फंक्शन करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं इनपुट कराने के लिए स्कैनएफ, और स्कैनएफ के अंदर मैंने 4 फॉर्मेट स्पेसिफायर लिए, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, क्योंकि 4 वेरिएबल की वैल्यू मैं इनपुट करा रहा हूं, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ एन। अब आइए डिस्कस करते हैं इसका लॉजिक। भाई सीधी सी बात है कि एन की वैल्यू जो मैंने यहां पर पास करी है या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 या 4। ये चारों वैल्यू एक साथ नहीं हो सकती। एक टाइम पर एन की वैल्यू जो इनपुट कराओगे वो इन चारों में से एक ही तो कराओगे, या तो 1 कराओगे या 2 कराओगे या 3 कराओगे या 4। या फिर एक केस ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपने वैल्यू इनपुट कराई है अदर देन दीज 4 वैल्यूज। मान लीजिए आपने वैल्यू इनपुट कराई है 9, तो 9 तो ना 1 के इक्वल है, ना 2 के, ना 3 के, ना 4 के। तो उस केस में हम कहेंगे कि इनवैलिड चॉइस एंटर्ड बाय द यूजर। वो जो चॉइस यूजर ने इनपुट करी है वो इनवैलिड है। अब आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इफ एल्स इफ लेटर से, क्योंकि इफ एल्स इफ लेटर थ्योरेटिकल लेक्चर आप देख सकते हैं मेरे, उसमें साफ साफ दे रखा है इफ एल्स इफ लेटर कैसे चलता है। भाई सबसे पहले फर्स्ट इफ चलेगा। सबसे पहले जो कंडीशन चेक होती है वो फर्स्ट इफ की होती है, जैसे लिखा है इफ एन डबल इक्वल टू 1। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो पहले वाले इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अब समझ में। और पहले वाले इफ की अगर बॉडी एग्जीक्यूट हुई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल फिर नीचे वाले एल्स पे नहीं जाएगा, नीचे वाले एल्स पे फ्लो ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर एन की वैल्यू 1 के इक्वल हो गई तो इसका मतलब नीचे वाले कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर पहले वाले इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई तो नीचे वाले कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ना तो n इक्वल टू 2 एग्जीक्यूट होगा, ना n इक्वल टू 3 एग्जीक्यूट होगा, ना n इक्वल टू 4, कोई केस एग्जीक्यूट नीचे वाले नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। अब मान लीजिए इसको हम देखते हैं। एक चीज और, यहां पर हमने एक ऑपरेटर यूज करा है इक्वालिटी, ये देखिए डबल इक्वल। ये डबल इक्वल ऑपरेटर से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। अगर मैं डबल इक्वल की जगह यहां पर सिंपल लिखता है इक्वल, तो इक्वल का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है कि 1 जो वैल्यू है हम n के अंदर पास करते हैं, एवसन में, ठीक है। जो n वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम क्या पास करते हैं 1। लेकिन अगर मैंने यहां पर इक्वल का साइन लगा दिया, डबल इक्वल, डबल इक्वल का मतलब हुआ कि हम लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। जो डबल इक्वल है इसका हम लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड दोनों कंपेयर कर रहे हैं। लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड दोनों अगर ट्रू है कंडीशन मानी जाएगी ट्रू, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों अगर ट्रू है तो कंडीशन क्या मानी जाएगी ट्रू, अदरवाइज कंडीशन क्या है फॉल्स। ठीक है, तो इसी तरह से हमने 4 केस बना लिए। ए एक्स बी की वैल्यू यूजर ने इनपुट करी और एन की वैल्यू यूजर ने इनपुट करी। मान लीजिए एन की वैल्यू यूजर इनपुट करता है 1, लेट सपोज
एन की वैल्यू यूजर क्या इनपुट करता है 1, ठीक है। तो उस केस में ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ये पहले वाली कंडीशन हो गई ट्रू भाई, क्योंकि एन की वैल्यू 1 इनपुट करी और जो डबल इक्वल का राइट ऑपरेंड है वो भी 1, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो उस केस में इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ हमने ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर दो स्टेटमेंट पास करी। पहली स्टेटमेंट y इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एक्स मॉड बी, यानी कि इस स्टेटमेंट में हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं और इसका रिजल्ट रिसीव कर रहे हैं किसमें, y वेरिएबल में। और साथ ही साथ हम y की वैल्यू प्रिंट भी कर रहे हैं। प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखा y इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉमा y, ठीक है। सपोज करिए कि ये जो स्टार्टिंग वाली कंडीशन हो जाती है फॉल्स, ट्रू की जगह मान लीजिए वो कंडीशन क्या हो जाती है फॉल्स, कि n की वैल्यू आपने 1 इनपुट नहीं करी, यू इनपुट द वैल्यू ऑफ n अदर देन 1, तो उस केस में फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा नेक्स्ट वाले इफ पे, ठीक है। मान लीजिए कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा नेक्स्ट वाले एल्स पे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो नेक्स्ट वाले एल्स पे कंट्रोल नहीं आता। तो सेकंड वाले एल्स इफ के अंदर कंट्रोल आया, तो मान लीजिए यहां पर आपने n की वैल्यू इनपुट करी है ट्रू, भाई दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स। जो n आपने इनपुट कराया या तो वो 2 के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो सपोज करिए आपने मान लीजिए n की वैल्यू इनपुट करी है 2, तो उस केस में कंडीशन क्या हो जाती है, उस केस में कंडीशन हो जाती है ट्रू। तो इस वाले इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और y इक्वल टू ए इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस बी इंटू बी राइट हैंड साइड कंप्यूट होगी और उसका रिजल्ट फाइनली रिसीव होगा y के अंदर। फिर हमने क्या करा, y की वैल्यू प्रिंट करा ली, ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि मान लीजिए आपने n की वैल्यू 2 इनपुट नहीं करी, n की वैल्यू आपने 2 इनपुट नहीं करी, तो इसका मतलब पहली वाली कंडीशन भी फॉल्स है, ना तो n की वैल्यू आपने 1 इनपुट करी, ना n की वैल्यू आपने 2 इनपुट करी। सपोज करो आपने n की वैल्यू 3 इनपुट करी, तो अगर आपने 3 इनपुट करी है तो ये इफ n डबल इक्वल टू 3 अगर ट्रू है तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी इस वाले इफ की। और मान लीजिए अगर आपने n की वैल्यू 3 भी इनपुट नहीं करी, लेट अस सपोज n की वैल्यू आपने 4 इनपुट करी है, तो जो लास्ट वाला इफ है इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, यानी कि n की वैल्यू 4 के इक्वल है और इस केस में y इक्वल टू ए प्लस एक्स डिवाइड बाई बी और प्रिंट एफ के अंदर y इक्वल टू परसेंटाइल डी या y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हाँ, एक केस बनता है कि मान लीजिए जो आपने पॉसिबल केस बनाए हैं, एक तो n इक्वल टू 1, एक n डबल इक्वल टू, n डबल इक्वल टू 3 और n डबल इक्वल टू 4। आप इन 4 वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू इनपुट करते हैं। मान लीजिए आप वैल्यू इनपुट करते हैं 5, ना तो n की वैल्यू 1 के इक्वल है, ना 2 के, ना 3 के इक्वल है, ना 4 के इक्वल। तो उस केस में फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा लास्ट वाले एल्स पे, यानी कि लास्ट वाले एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, यानी कि रॉन्ग वैल्यू ऑफ एन इनपुट बाय द यूजर। अच्छा, लास्ट स्टेटमेंट में आप ये जरा देखिए, मैंने एल्स के अंदर ये जो प्रिंट एफ लिखा है रॉन्ग वैल्यू ऑफ एन इनपुट बाय द यूजर, इसमें मैंने एल्स की बॉडी यहां पर क्रिएट नहीं करी। तो उसके लिए मैं अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो बता देता हूं कि अगर इफ हो चाहे एल्स हो, ठीक है, अगर आपको केवल एक ही स्टेटमेंट उस इफ के अंदर या इस एल्स के अंदर केवल एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है, तो ये ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड बनाने की जरूरत है। अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है, सॉरी एल्स के अंदर अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है तो आपको ब्लॉक ऑफ कोड बनाने की जरूरत है। यानी कि जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता प्रिंट एफ रॉन्ग वैल्यू ऑफ एन इनपुट बाय द यूजर, और मुझे इसके बाद कुछ और भी लिखना होता है, लेट सपोज प्रिंट एफ मुझे लिखना होता कुछ और स्टेटमेंट हेलो, इस तरह से करके। तो अगर मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट्स इस एल्स की बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट करानी होती तो ही मैं ये ब्लॉक ऑफ कोड बनाता। लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करानी, आपको केवल एक सिंगल स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट करानी है किसी की बॉडी के अंदर, तो आपको ब्लॉक ऑफ कोड बनाने की जरूरत नहीं। बाय डिफॉल्ट ये कंसिडर किया जाएगा कि जो प्रिंट एफ रॉन्ग वैल्यू ऑफ एन है ये इस एल्स की बॉडी के अंदर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कंपाइल करके प्रोग्राम को। ये हमने कंपाइल करा है इसे, तो कोई वार्निंग कोई एरर नहीं है। अब आइए इसको रन करते हैं हम। यहां से हमने इसको रन करा है, तो ए एक्स बी एन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए एक्स बी एन इनकी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा। तो मान लीजिए ये चारों वेरिएबल इंटीजर थे, तो ए की वैल्यू सपोज करो 4 इनपुट कर दी हमने, एक्स की वैल्यू 5 इनपुट कर दी, बी की वैल्यू 6 इनपुट कर दी। अब एन की वैल्यू आप क्या इनपुट करना चाहते हैं? अब चार आपने केस बनाया 1 2 3 4। अगर 1 2 3 4 के अलावा कोई भी आप चॉइस दोगे तो रॉन्ग चॉइस आएगी। तो इसलिए हम कोई वैलिड चॉइस इनपुट करके देखते हैं। मैंने 1 चॉइस इनपुट करी तो हमारा आंसर आया y। अगर मैं 1 इनपुट करता हूं तो y की वैल्यू फाइंड आउट होकर 2 आएगी, और आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं।
और मान लीजिए दोबारा रन करते हैं 2 3 4। अब देखिए सपोज करो n की वैल्यू में कोई 1 2 3 4 चॉइस के अलावा इनपुट करता हूं। सपोज करो मैंने n की वैल्यू इनपुट करी 9, तो अब देखिए इस केस में क्या होगा, रॉन्ग चॉइस वाला आंसर आना चाहिए। देखिए रॉन्ग वैल्यू ऑफ एन इनपुट बाय द यूजर, क्योंकि जब आपने 9 इनपुट करी है तो फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होगा लास्ट वाले एल्स पे। ठीक है, तो सिंपल ये प्रोग्राम है और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम नंबर 7 इस लैब सीरीज का। अभी के लिए थैंक यू।